बीवी की फरमाइश पर अदनान बेग ने शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया। एक बार मिसेस अदनान शॉपिंग मॉल का विजिट करने आए ताकि देख सके कि कितना काम हुआ है। शॉपिंग मॉल की इमारत अभी जेर तामीर थी। 5वीं मंजिल पर एक मिस्त्री के हाथ से ईंट का टुकड़ा गिरा और गलती से मैडम जी के सर में जा लगा। मैडम शगुफ्ता के सर से खून निकला और उसका सर चकराने लगा। बेचारे मिस्त्री ने जब यह देखा तो हद से ज्यादा परेशान हुआ और उसने बिल्डिंग से छलांग लगाई ताकि मैडम से जल्द अज जल्द मुआफ़ी मांग सके। मगर इसके आने से पहले ही ड्राइवर मैडम साहिबा को अस्पताल ले गया था और ड्राइवर ने अदनान बेग को भी इत्तला दी कि मैडम का सर जख्मी है। अदनान बेग जल्दी से अस्पताल पहुंचा। मैडम शगुफ्ता की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन सर पर शदीद चोट आई थी जिसकी वजह से वो बेहोश थी। अदनान बेग को यह देखकर गुस्सा आया। इसने तश में आकर ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तमाम मिस्त्रियों और मजदूरों के सामने उसने मिस्त्री मंजूर के दोनों हाथ काट दिए। बेचारा इधर ही तड़प रहा था। ज्यादा खून बहने की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में था। एक मिस्त्री जल्दी से उसे अस्पताल ले गया और जब उसकी हालत खतरे से बाहर हुई तब उसे अपने घर पहुंचाया। नन्ही आयशा, जो इस वक्त 5 बरस की थी, अपने बाप की यह हालत देख न पाए कटे हुए बाजू देखे तो गश खाकर नीचे गिर पड़ी। कई साल बाद जब आयशा डॉक्टर बनी तो इसके क्लिनिक पर एक बुजुर्ग को लाया गया जिसकी एक आंख ज़ाय हो गई थी और दूसरी निक्के। असफंद खान ने जिद पकड़ ली और अपने वालिदैन को इस बात के लिए राजी कर ही लिया। असफंद खान चांदनी से शादी करना चाहता था। एक मामूली लोहार की बेटी थी वो, और ये बात असफंद खान के वालिदैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक लोहार की बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, माँ बाप ने असफंद खान को कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा वो अपने वालिदैन से कहने लगा कि आप लोगों ने मुझे तालीम दिलवाए, मुझे इस बात का शऊर दिया कि गरीब से नफरत नहीं करनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। इस लड़की में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ माइल हुआ। बेटे की जिद के सामने इसके वालिदैन ने घुटने टेक लिए। यह जिंदगी में पहली बार था कि फरीदाबाद जैसे पुसीमानदा इलाके में एक बड़ी सी गाड़ी आई। महल्ले के लोग देख रहे थे और हैरान थे कि ये गाड़ी इस गरीब महल्ले में क्यों आई, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा घर नहीं जिसके इतने अमीर व कबीर दोस्त अफिर रिश्तेदार हूँ। महल्ले की औरतें अपने घरों की दीवारों से झांकने लगी। हर किसी के दिल में यह तजस्सुस था, आखिर ये गाड़ी कहाँ रुकेगी, किस घर के दरवाजे पर रुकेगी। फिर उनकी हैरानगी की इंतहा ना रही जब वो बड़ी सी गाड़ी कमर लोहार के घर के सामने रुकी। शमशीर खान अपनी बीवी के साथ गाड़ी से उतरा, दरवाजे पर दस्तक दी। कमर लोहार की बीवी ने दरवाजा खोला तो इसकी आंखें बाहर आ गईं। इसने अपने शौहर को आवाज दी जो इस वक्त चारपाई पर नाश्ता कर रहा था। कमर लोहार जल्दी से दरवाजे पर आया, साहिब को सलाम किया। शमशीर खान मुस्कुराया और कमर से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कमर लोहार कभी अपने घर की तरफ देखता तो कभी मेहमानों की शान व शौकत को वो जानता था कि इसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं जो उन मेहमानों के शायान शान हो। इसने अपनी बीवी को इशारा किया। उसकी बीवी ने जल्दी से चारपाई पर सुर्ख रंग की चादर डाली। फिर पुराने संदूक से वो रंगीन तकिए निकाले जो खुसूसन मेहमानों के लिए ही होते थे। वो अभी तक इस बात से नावाकिफ थे कि ये मेहमान कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। मगर जब शमशीर की बीवी ने कहा कि चांदनी कहाँ है तो मियाँ बीवी को कुछ ना कुछ इशारा मिल चुका था। कमर लोहार की बीवी ने कहा कि चांदनी कुनवे से पानी भरने गई है, अभी आ रही है। चांदनी इस हालत में घर में दाखिल हुई कि उसके आधे कपड़े तो गीले थे, मिट्टी से भरे हुए थे और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। शमशीर खान ने चांदनी को देखते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा, गोया अभी भी इशारों इशारों में उसने अपनी बीवी को यही पैगाम दिया कि ये लड़की हमारे बेटे के काबिल नहीं। लेकिन चूंकि असफंद खान उनकी इकलौती औलाद थी और जिंदगी में पहली बार बेटे ने अपने वालिदैन से कुछ मांगा था, लिहाजा वो भी मजबूर थे। चांदनी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शमशीर खान की बीवी ने चांदनी की मां से कहा कि मैं चांदनी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मियाँ बीवी का सर चकराने लगा। उनका मुंह खुले का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यह हकीकत थी कि कमर लोहार अपनी बेटी की वजह से परेशान था, इस के रिश्ते के लिए तलाश कर रहा था, मगर उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि चांदनी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा। कमर लोहार ने शमशीर से कहा कि साहिब ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि आप लोग हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, मगर यह भी हकीकत है
कि हम लोग आपके मुलाजमों से भी कमतर हैं, हमारी क्या औकात है। आपके बेटे ने जज्बाती तौर पर यह फैसला किया होगा और उसे गलत फहमी होगी, लेकिन आप अपने बेटे को समझाएं, मेरी बेटी उन पर है, बमुश्किल स्कूल गए। चांदनी में ऐसी कोई खूबी नहीं, इतने बड़े घर में वो जाए, मुआफ कीजिएगा। मैं आपको जानता भी नहीं, इस बात का अंदाजा तो मैंने लगा लिया कि आप खानदानी रईस हैं, लेकिन मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। शमशीर खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस शहर में लोहे की जो बड़ी फैक्ट्री है, जिसके नाम से आप वाकिफ होंगे, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। ये सुनकर कमर लोहान हक्का बक्का हो गया। वो इस फैक्ट्री से तो वाकिफ था, लेकिन शमशीर को इसने पहली बार देखा था। इस महल्ले के कई अफराद ऐसे थे जो इस फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शमशीर खान को क्या जवाब दे, क्योंकि वो अचानक आया। अपनी बेटी की रजामंदी के बारे में भी जानना जरूरी था। लिहाजा इसने शमशीर खान से यही कहा कि साहब, हमें सोचने का मौका चाहिए। गो कि हम गरीब हैं, लेकिन फिर भी ये मामला इतनी जल्दी में नहीं हो सकता। आखिर ये रिश्ते का मामला है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो भाइयों से बढ़कर है, हम उनसे मशवरा करेंगे। शमशीर खान ने कहा, ठीक है, तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, मैं फिर परसों आऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। उसने शमशीर खान को घर से रुखसत किया। फिर सोचने लगा कि क्या करूं। वो जानता था कि 2 दिन का वक्त बहुत कम है। मशवरा करने के लिए शमशीर खान के जाने के बाद महल्ले के लोग और उसके करीबी रिश्तेदार कमर लोहार के घर में जमा होने लगे। बड़े ही बेचैनी से इससे पूछने लगे कि यह शख्स कौन था और यहाँ क्यों आया, खैरियत तो है ना, जल्दी बताओ, हमें खौफ महसूस हो रहा है। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारे इस गरीब महल्ले में कोई इतनी बड़ी शख्सियत आई हो। कमर लोहार ने महल्लेदारों को हकीकत न बताई, मगर अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया कि यह शमशीर खान था, जो शहर में बड़े लोहे की फैक्ट्री है, इसका मालिक। यह सुनकर रिश्तेदार होके बके हो गए, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कमर लोहार से कहने लगे कि यह तुम्हारे घर क्यों आया था, क्या तुम्हें अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत देने के लिए तैयार है? अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारे मजे हैं, तुम्हारे तो दिन फिर गए। एक छोटी सी लोहे की दुकान है, यही इससे बेहतर है कि तुम वहां नौकरी करो, अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी। कमर लोहार ने यह सुना तो कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो इसलिए नहीं आया था कि अपनी फैक्ट्री में मुझे नौकरी दे, वो चांदनी के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आया था। वो चांदनी को अपनी बहू बनाना चाहता है। हासिद रिश्तेदारों ने जब ये सुना तो आग में जलने लगे। पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ही ना आया। वो कमर लोहार से कहने लगे कि तुम होश में तो हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ वो बोलो जिस पर यकीन किया जा सके, मगर इस बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं। लाहौर के अलावा कराची में भी इसकी 2 फैक्ट्रियां हैं। करोड़पति शख्स है, भला ऐसा क्यों करेगा? हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते। मामला कुछ और है, लेकिन कमर लोहार ने कहा कि यही हकीकत है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, भला मुझे क्या जरूरत पेश आई तुम लोगों से झूठ बोलने की? गैर यकीनी हालत में वो वापस अपने अपने घरों को लूट रहे थे। पूरे महल्ले में चामेगोइयां होने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है। चांदनी में भला ऐसी कौन सी खूबी है कि अरबपति शख्स का बेटा उसे पसंद करता है और फिर इससे शादी की ख्वाहिश रखता है? कमर लोहार का भाई रशीद, इससे भी ये बात बर्दाश्त न हुई। जब उसे इत्तला दी गई कि चांदनी के लिए एक दौलतमंद शख्स का रिश्ता आया, इसने फौरन अपनी बीवी से कहा कि तैयारी करो। रशीद की बीवी इससे पूछ रही थी कि इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो? अचानक तुम्हें अपने भाई का क्यों ख्याल आ गई? अलिफ रशीद ने अपनी बीवी से कहा कि पूरे महल्ले में कोहराम मचा है। मुझे भी बताया गया एक ऐसी बात जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। चांदनी के घर कल शमशीर खान आया था अपनी बीवी के साथ। इसका इकलौता बेटा चांदनी से शादी करना चाहता है। ये बात गैर यकीनी है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या बचेगा? हम तो मुंह दिखाने के काबिल किसी को नहीं रहेंगे। मेरा बेटा अनवर तो इसी की फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? रशीद की बीवी ने कहा, पहले तो अपने अपने बेटे के लिए बहुत ऊंचा सोचा हुआ था। ये रिश्ता ही खत्म किया, हालांकि चांदनी आपकी भतीजी थी, मगर अपने उनकी बचपन की मन्नी तोड़ दी। अब किस मुंह से उनके घर जाएंगे?
रशीद अपनी बीवी से कहने लगा, ज्यादा बातें मत करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी बीवी को लेकर कमर के पास आया। कमर लोहार ने अचानक अपने भाई को घर में देखा तो काफी हैरान हुआ। तकरीबन 6 महीने बाद कमर लोहार के घर आया था। इससे पहले तो उसने कभी अपने भाई की खैरियत भी नहीं पूछी थी। रशीद ने अपने भाई से कहा कि भाई साहब, माजी में मुझसे कुछ ऐसे फैसले हुए जिस पर मैं अभी भी पछता रहा हूं। मैं पशेमान हूं। चांदनी के साथ अनवर की मंगनी तोड़कर मैंने एक ऐसा फैसला किया जो इस खानदान के लिए ठीक नहीं था। रिश्तों में दरार पैदा हुई, 2 भाइयों में दूरियां बढ़ गई, मगर अब मैं ये दूरियां खत्म करना चाहता हूं। मैं आपसे और भाभी से मुआफी मांगता हूं, क्योंकि ये गलत फैसला मेरी तरफ से था। मैंने ही किया था। बच्चों का इसमें क्या कसूर था? कमर लोहार कोई पागल नहीं था। वो अपने भाई पर हैरान हुआ। रशीद से कहने लगा, भाई साहब, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको अपने वालिद का दर्जा देता था, कल भी देता था, आज भी आपकी इज्जत करता हूं। अपने न सिर्फ ये मंगनी खत्म की बल्कि मुझसे ताल्लुक ही खत्म कर दिया था, बगैर किसी वजह के आपके बेटे की शहर में जाब हुई। अपने तो चांदनी को इस काबिल समझा ही नहीं कि वो अनवर से शादी के लायक है, मगर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी भतीजी याद आ गई? इसमें ऐसी कौन सी अब खूबी आ गई? मैं बेवकूफ़ नहीं। मैं जानता हूं अब किसके लिए आए हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। रशीद को यह सुनकर गुस्सा आया। कमर से कहने लगा, ठीक है, फिर तुम जो ये ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे हो, ये तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मैं नवाबजादों को अच्छी तरह जानता हूं। ये कभी घर बसाने के लिए शादी नहीं करते। उनका शौक होता है। तुम पछताओगे, मेरी बात याद रखना। मगर इस वक्त तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, लिहाजा अच्छी तरह सोच लो। ये कहता हुआ रशीद अपनी बीवी को लेकर वापस गया। कमर अपने भाई पर हैरान था। अभी रशीद घर से निकला ही था कि अचानक इसकी बीवी हाजरा की बहन नसरीन घर में आए। ना सलाम किया, ना ही खैरियत पहुंची, बस आते ही कहना शुरू किया कि हाजरा, ये मैं क्या सुन रही हूं? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। महल्ले वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, चांदनी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानती हूं कि चांदनी एक शरीफ लड़की है। मैं अपनी भांजी से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन महल्ले वालों की ज़बान बहुत तेज है। जो तकलीफ देने में ये लोग माहिर हैं, यही कह रहे हैं कि चांदनी का किसी अमीर लड़के के साथ चक्कर है। अब वो चांदनी से शादी करना चाहता है। ये भी कह रहे हैं कि अगर कमर ने यह फैसला किया और अपनी बेटी चांदनी की शादी इस रईसजादे से की, तो कमर को यह महल्ला छोड़ना पड़ेगा। हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, न ही हम उसे इस बात की इजाज़त देंगे कि वो यहाँ रहे। लिहाजा मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि इस रईस को इनकार कर दो। ये कहते हुए, हमारी बेटी आपके बेटे के लायक नहीं। कमर लोहार ने खुद इस बात को महसूस किया। इशा की नमाज के बाद वो जैसे ही वापस घर जाने लगा तो गली में लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कमर लोहार को लान तान कर रहे थे, यही कह रहे थे कि कितना बेगैरत शख्स है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना है। इसकी बेटी छप छप कर किसी से मलती थी और अब वो चांदनी से शादी कर रहा है। कुछ दिन इस्तेमाल करेगा, फिर छोड़ देगा। कमर लोहार लोगों की बात सुनकर हैरान होता था। इसका दिल बहुत दुखता था। उसने अपने ख्यालात का इजहार अपनी बीवी हाजरा के सामने भी किया कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हाजरा ने जब ये सुना तो कहा, खुदा के लिए मैं अब से जो कह रही हूं ऐसा ही करे। इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दे, वरना महल्ले वाले तो हमारा जीना हराम कर देंगे। कमर ने अपनी बीवी से कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही शहर जाता हूं। वहां जाकर साहिब को मना करूंगा कि वो हमारे घर ना आए। मैं इससे मुआफी भी मांगूंगा। कमर लोहार ने अपनी दुकान बंद की और शहर की तरफ रवाना हुआ। इसके दिल में कई किस्म के खदशात और ख्यालात आ रहे थे। वो इस लिहाज से भी काफी परेशान था, खौफजदा था कि शमशीर खान को गुस्सा ना आ जाए और वो अपनी अना का मसला ना बना ले, और अगर उसका बेटा अल्लाह खैर करे वो भी जिद्दी ना हो। अगर वो बिगड़ी हुई औलाद हुआ तो हमारे खानदान के लिए मसला हो सकता है। मुझे या फिर मेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो डरा हुआ फैक्ट्री के बाहर उतरा।
चौकीदार से कहा कि साहब से मिलना है। चौकीदार ने इसे बताया कि बेवकूफ़ इंसान साहब यहाँ थोड़ी आते हैं, वो तो कभी कभार यहाँ आते हैं फैक्ट्री का चक्कर लगाने, वरना यहाँ मैनेजर का काम है। जो डेली आता है साहब तो अपनी हवेली में मौजूद होगा। बेचारा वहां से रिक्शे में बैठा लोग से पूछता हुआ वो शमशीर खान की हवेली के बाहर पहुंचा। मुलाजिम ने शमशीर खान को बताया कि कोई कमर लोहार नामी शख्स अब से मिलना चाहता है। इसने मुलाजिम से कहा कि उसे अंदर ले आओ। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी आंखें बाहर आ गई। इतना शानदार घर, शान और शौकत वाला बंगला इसने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो शमशीर खान के सामने खड़ा हुआ। शमशीर खान ने इसे बैठने के लिए कहा, लेकिन इसने कहा कि साहब मैं यहाँ आप लोगों के बराबर नहीं बैठ सकता। मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि ये शादी मुमकिन नहीं। मेरे खानदान वाले इस रिश्ते पर राजी नहीं, महल्ले वाले भी यही चाहते हैं। मैंने उन लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरा बाप दादा भी इसी महल्ले में रहे और मैं भी वही रह रहा हूँ, वहीं जीऊंगा और मरूंगा। मैं कभी भी महल्ले की मुखालफत नहीं कर सकता और उनके मशवरे के बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता। अब मुझे मुआफ़ कर दीजिए। शमशीर खान के पीर छूने लगा तो शमशीर खान ने ऐसा करने से मना किया और कहा कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते। कमर लोहार वापस चला गया और शमशीर खान ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारी जिद पर हम इस महल्ले में गए, लेकिन वो लोग रिश्ते के लिए राजी नहीं। ये सुनकर असफंद खान हैरान था। इसने अपने दोस्त इलियास को बुलाया और कहा कि तुमसे मशवरा करना है। जल्दी अलिफा इलियास इसके पास आया। अलिफ तो कहने लगा कि हर कीमत पर मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ एक ड्रामा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये बात उनको खौफजदा करेगी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। इसी तरह इसके बाप को डरा दे मुक्का, इसके महल्ले वालों को भी डराना पड़ेगा। जो इस पर बातें करते हैं उनको तंग करते हैं हसद में आकर। ये आधी रात का वक्त था। वो अपने दोस्तों के साथ कमर के घर में दाखिल हुआ और कहा कि अगर मेरी चांदनी के साथ शादी न हुई तो मैं इस पूरे महल्ले को आग लगा दूंगा, चांदनी को भी जान से मार डालूंगा और खुद भी खुदकुशी कर लूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये धमकी देता हुआ वो कमर के घर के बाहर आया। महल्ले की गलियों में उसने कई किस्म के पोस्टर्स लगाए जिस पर लिखा था कि अगर किसी ने कमर लोहार पर बातें की या हमारे रिश्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो वो नताइज के लिए तैयार रहे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ना सिर्फ कमर लोहार खौफजदा हुआ बल्कि पूरा महल्ला अब खामोश था। यूं असफंद चांदनी से शादी करने में कामयाब हुआ। चांदनी ये बात जानती थी और वो असफंद की आवाज़ को पहचान चुकी थी, लिहाजा शादी की पहली रात ही इसने अपने शौहर असफंद से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। इस रात आप अपने दोस्तों के साथ डाकुओं की तरह हमारे घर में दाखिल हुए, घर की दीवार फैलंग कर अंदर दाखिल हुए, जो कि बिल्कुल नामुनासिब बात है। आपने न सिर्फ मेरे वालिदैन को धमकी दी बल्कि पूरे महल्ले को डराया धमकाया। अगर इस रिश्ते की बुनियाद ही डर और खौफ पर हो तो ये कैसे कामयाब होगा। असफंद खान ने चांदनी से कहा कि ये मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें खो देता, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। चांदनी ये सुनकर हैरान हुई। असफंद खान से कहने लगी कि आपने मुझे देखा, कहा मुझ में ऐसी क्या खूबी थी जिसकी वजह से आप मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मामूली शक्ल और सूरत वाली एक लोहार की बेटी, हमारा तो कोई जोड़ नहीं। आप पढ़े लिखे हो, यूके से तालीम हासिल करके वतन वापस आए। असफंद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसी महल्ले से गुजर रहा था, मैंने देखा तुम अपने वालिद के लिए दोपहर का खाना लेकर उसकी दुकान में दाखिल हुई। मैं वहीं गाड़ी में बैठकर देखने लगा, तुम्हारा बाप मेहनत कर रहा था, पसीने से शराबूर था, जबकि तुमने अपने वालिद को खाना पेश किया। तुम्हारा बाप खाना खाने लगा जबकि तुम अपने दोपट्टे से अपने बाप को हुआ दे रही थी। बस इसी बात ने मुझे मुतासिर किया, अपने बाप से तुम्हारी मोहब्बत लाजवाल और बेलूस की। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई जालिम शख्स नहीं। मेरी इन बड़ी बड़ी मूंछों से तुम्हें खौफजदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
शायद दुखने में मैं एक जालिमा फिर रोब वाला आदमी लगता हूँ, लेकिन मैं अंदर से मोम की तरह नर्म हूँ। असफंद खान ने चांदनी को हर तरह से खुश रखने की कोशिश की और फिर आहिस्ता आहिस्ता चांदनी के दिल में असफंद खान ने जगह बना ली। एक दिन वो किसी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए गया और पहली बार चांदनी को भी अपने साथ ले गया। हालांकि चांदनी ने कहा कि मैं साथ नहीं आना चाहती, लेकिन इसकी जिद पर वो साथ गई। चांदनी ने देखा कि गाड़ी में कुछ खून है। ये खून सीट पर भी था और नीचे लगा हुआ था। वो परेशान हुई, लेकिन इसने इस बात का तज़किरा अपने शौहर के सामने न किया। वो हकीकत जानना चाहती थी। उसने हकीकत जानने के लिए ड्राइवर से मदद ली। ड्राइवर से कहा कि कल मैं साहिब के साथ वापस आ रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर मैंने खून देखा। अगर तुम मुझे हकीकत बताओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ड्राइवर ने चांदनी से कहा कि बीबी जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे तो साहिब जहां भी जाते हैं मैं ही गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन कल साहिब ने मुझसे कहा कि गाड़ी में खुद ड्राइव करूंगा। मुझे एक ज़रूरी काम है। मेरा एक जिगरी दोस्त अमेरिका से वापस आ रहा है। मैं खुद से एयरपोर्ट से रिसीव करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम घर में रहो। मैंने गाड़ी साहिब के हवाले की और साहिब अपने दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि क्या हुआ और साहिब कहाँ गए और ये खून क्यों है, कहाँ से आया। हकीकत तो यही है कि मैंने भी अभी नोट किया है। आपने ही मुझे बताया, मैंने पहले ये खून नहीं देखा था। चांदनी की परेशानी में इजाफा होने लगा। वो सोचने लगी, ऐसा किया है जो असफंद खान मुझसे छुपा रहा है। वो दोबारा अपने शौहर से खौफजदा होने लगी। वो खौफ जो अब खत्म हो चुका था दोबारा से जाग उठा। वो अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। अचानक वो घर में दाखिल हुआ तो देखा कि चांदनी रो रही है। इसने चांदनी से रोने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, बताएं ज़रा। इस दिन अपने ड्राइवर से गाड़ी क्यों ली, और अपने दोस्त को अगर आप रिसीव करने गए थे तो गाड़ी की पिछली सीट पर खून क्यों है। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे जल्दी से बताएं। असफंद अपनी बीवी की बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और कहने लगा, मैं तो ये हकीकत अपने ड्राइवर से भी छुपा रहा था, लेकिन किसी तरह तुम्हें इस बात का पता चल गया। खुदारा मुझ पर कोई ऐसा वैसा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कस्साब से ढेर सारा गोश्त खरीदा और वो गोश्त गरीबों में तकसीम किया। मैंने रात को बहुत बुरा सपना देखा था अपने बेटे के बारे में। मेरा बेटा अदनान जवान हो चुका था, हाथ में खंजर लिए वो किसी के हाथ काट रहा है। मैं रात को उठा ये ख्वाब देखकर घबरा गया। फिर सुबह मैंने इरादा किया कि अपने हाथ से ही सदका दूंगा, इसलिए ड्राइवर को घर पर छोड़ा और गुरबा के महल्ले में गया। अपने हाथों से मैंने वो गोश्त गरीबों में तकसीम किया। चांदनी ने जब ये सुना तो पशेमान हुई, अपने शौहर से मुआफ़ी मांगी कि मैंने ऐसे ही आप पर शक किया, लेकिन यह हकीकत है कि मैं भी घबरा गई थी। अदनान की जिंदगी उनका महवर था। उनका इकलौता बेटा जब बड़ा हुआ तो मास्टर्स की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चला गया, मगर इसका बाप बार बार अदनान को इस बात के लिए कायल कर रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, ये कारोबार संभालो। आखिर इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। अदनान ने अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम किया और तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अमेरिका से वापस आया। चांदनी अपने शौहर से यही कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है, हमें जल्दी से अदनान की शादी करनी चाहिए। उसने अपनी बीवी से कहा कि हकीकत यह है कि मेरी भी यही ख्वाहिश है। मेरे दिल की ख्वाहिश तुम अपनी ज़बान पर लाई हो। उन्होंने अदनान से बात की तो अदनान ने अपने वालिद से कहा कि मेरी एक क्लास फेलो है, मैं इसी से शादी करना चाहूँगा। ये सुनकर चांदनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अदनान की शगुफ्ता के साथ धूमधाम से शादी हुई। असफंद ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे अदनान के नाम किया। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बुढ़ापे में चांदनी ने अभी भी अपने शौहर का साथ न छोड़ा। वो एक दूसरे का ही सहारा थे। अदनान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अपनी बीवी की ख्वाहिश पर ही इसने शहर में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया। वो ये शॉपिंग मॉल अपनी बीवी को गिफ्ट करना चाहता था। एक दिन शगुफ्ता ने इस ख्वाहिश का इजहार किया
कि मैं शॉपिंग मॉल को देखना चाहती हूँ, मैं वहाँ विजिट करना चाहती हूँ। अदनान बेग इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में था। उसने अपनी बीवी से कहा, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें वहाँ छोड़कर आएगा। शगुफ्ता पहली बार शॉपिंग मॉल देखने के लिए वहाँ गई। जबकि शॉपिंग मॉल की इमारत ज़ेर तामीर थी, वो काफ़ी हैरान हुई देखकर कि ये बहुत बड़ी इमारत थी। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। 5वीं इमारत पर एक मिस्त्री के हाथ से ईंट का एक टुकड़ा गिरा, जो कि बदकिस्मती से शगुफ्ता के सर में जा लगा। उसके सर से खून का फवारा निकला। खून ज्यादा निकलने की वजह से वो मौका पर बेहोश हो गई। जबकि ड्राइवर ने इसे सहारा दिया और जल्दी से गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल ले गया। मिस्त्री, जिसका नाम मंजूर था, हद से ज्यादा परेशान हुआ। वो नीचे आया ताकि मैडम साहिबा से मुआफ़ी मांग सके, लेकिन इसके आने से पहले ही मैडम साहिबा को तो अस्पताल पहुंचा दिया गया। ड्राइवर ने अदनान बेग को इत्तला दी तो वो काफ़ी परेशान हुआ। मीटिंग अधूरी छोड़कर वो अस्पताल आया। बीवी बेहोश थी। डॉक्टर ने इसे बताया कि सर पर शदीद चोट लगी है, हालत खतरे से बाहर है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से आपकी बेगम बेहोश है। रिकवरी में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। अदनान बेग तैश में आ गया। वो वापस गया। मिस्त्री मंजूर को सब लोगों के सामने मुर्गा बनाया, फिर तेज धार आले की मदद से इसके दोनों हाथ काट दिए। तमाम मजदूरों से कहा कि अगर कोई इसके करीब आया और उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोग अदनान बेग से खौफजदा हो रहे थे, लेकिन इसके जाने के बाद एक मिस्त्री ने इस पर तरस खाया और जल्दी से मिस्त्री मंजूर को अस्पताल ले गया तो उसकी मरहम पट्टी कराई, फिर घर में उसे छोड़ कर आया। नन्ही आयशा, जो इस वक्त सिर्फ 5 बरस की थी, अपने बाप को इस हालत में देखा तो रोने लगी और सहम गई। वो भी बच्ची थी, लेकिन इसके दिल में आया कि वो अपने बाप का बदला ले। जिस जालिम ने इसके हाथ काटे हैं, मैं भी इसके हाथ काटूंगी। जब वो बड़ी हुई तो बार बार अपने बाप से पूछती थी कि वो शख्स कौन था जिसने आपको ऐबदार बनाया, इसने आपके साथ ऐसा जुल्म किया। लेकिन मिस्त्री मंजूर अपनी बेटी से हमेशा यही कहता था कि बेटी, जो हो गया सो हो गया। मैंने अपना ये मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया है, वही मेरे साथ इंसाफ करेगा। तुम इस बात को छोड़ो, रहने दो। लेकिन ये बात किसी तरह भी आयशा के दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था जब इसका बाप कटे हुए हाथों के साथ घर में दाखिल हुआ था। चेहरे पर परेशानी थी। आयशा जब बड़ी हुई तो किसी तरह से इस बात का पता चल गया कि यह शॉपिंग मॉल का मालिक ही था जिसने मेरे बाप के साथ ऐसा सलूक किया, जुल्म किया। इसने अपने बाप का बदला लेने के लिए एक शख्स को अपने जाल में फंसाया। इससे वदा किया कि अगर वो अदनान बेग के बाजू काटेगा तो मैं इससे शादी करूंगी। वो शख्स इस बात के लिए रजामंद होगी। रात की तारीकी में सिक्योरिटी के बावजूद वो हवेली की दीवार फैलाकर अदनान बेग के घर में दाखिल हुआ तो मुलाजमों ने इसे फौरन पकड़ लिया, लेकिन किसी को उसने हकीकत न बताई। सबको उसने यही बताया कि वो चोरी की नीयत से यहाँ आया था। अदनान बेग ने इसे मुआफ कर दिया। चांदनी को जब इस बात का इल्म हुआ कि मेरे बेटे ने किसी मजदूर के हाथ काट दिए हैं तो इससे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो बेटे पर नाराज हुई और कहा कि आज से कई साल पहले तुम्हारे बाप ने यह ख्वाब देखा था, मगर अफसोस कि तो ने यह ख्वाब सच कर दिखाया, तो किसी गरीब मजदूर पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकता है। जबकि तुम्हारा बाप तो रहम दिल था। वो खुद मिस्त्री मंजूर के घर आई थी अपने बेटे की तरफ से मुआफ़ी मांगने, मगर मिस्त्री मंजूर और आयशा ने यह मुआफ़ी कबूल न की। यही कहा कि आपके बेटे ने जुर्म किया है और इस जुर्म के बदले अगर वो अपने आप को कानून के हवाले करे तभी हम उसे मुआफ़ करेंगे, लेकिन अगर वो 1 साल के लिए कैद बामशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता तो खुद अपने हाथ काटे या फिर मैं उसके हाथ काटूंगी, अपने बाप का बदला लूंगी। ऐसा मुमकिन नहीं था। न ही अदनान 1 साल के लिए कैद बर्दाश्त कर सकता था, न ही वो अपने हाथ कटवा सकता था, लिहाजा ऐसा मुमकिन न हुआ। मिस्त्री मंजूर ने अपनी बेटी से कहा कि खुदारा अब ये बदले के बारे में मत सोचो, बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अपने आप को मजबूत करो, मुआशरे में अपना मकाम बनाओ।
अगर तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई तो मुझे परवाह नहीं, और ये तुम्हारे बाप की ख्वाहिश है जो अधूरी है। आयशा ने अपने बाप की यह ख्वाहिश पूरी की, खूब मेहनत की, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हुई। कई साल बाद इसके क्लिनिक पर एक जख्मी बुजुर्ग को लाया गया जिसके सर में चोट लगी थी कार हादसे में, और इस चोट की शिद्दत की वजह से इसकी आंखों की बीनाई चली गई थी। वो आंखों से नाबीना हो चुका था। आयशा ये चेहरा कैसे भूल सकती थी भला, हालांकि 20 साल बाद इसने अदनान बेग को देखा था जो अब कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था। आयशा ने उसका इलाज किया। वो कई दिनों तक आयशा के क्लिनिक में एडमिट रहा। आयशा के अखलाक से वो काफ़ी मुतासिर हुआ। फिर एक दिन उसने आयशा से इसका नाम और उसके वालिद का भी नाम पूछा। आयशा ने इसे बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसके बाप को अपने ऐबदार बनाया था। इसके हाथ काट दिए थे। आज से कई साल पहले मामूली गलती पर इसके दोनों बाजू काट दिए। अपने इसके रिस्क का वसीला छीन लिया। वो मिस्त्री था, उन्हीं हाथों से मजदूरी करता था। बाजू न होने की वजह से मेरा रब अब भी मेरे वालिद को खुला रहा है, क्योंकि वो तो रज़्ज़ाक है, बंदों को रिस्क देने वाला है। जिंदगी में पहली बार अदनान की आंखों से आंसू जारी हुए, मगर अफसोस कि इस बार उसकी आंखों में बीनाई बिल्कुल नहीं थी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।